प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 6 बेटा वी स्टार्ट अवर लर्निंग विथ पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम ग्रामोदय टू भारतोदय। ठीक है बेटा, हमने पार्ट 5 में एग्रीकल्चर के पीएपी प्लान में बेटा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो उसकी मेन 4 पॉलिसीज है उनके बारे में देखा। उसके साथ साथ ग्रामोदय टू भारतोदय भी उसी एग्रीकल्चर प्लान में जुड़ता है। ठीक है, हालांकि इसको आप पीएपी के नेक्स्ट पार्ट से देख सकते हो, लेकिन जब कभी एग्रीकल्चर के बारे में अगर आपको कम्प्लीटली पीएपी सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जाए तो वो 4 पॉलिसीज और आप ये सेकंड नंबर का फ्रॉम ग्रामोदय टू भारतोदय उसमें डाल सकते हैं इस पॉइंट को। और अगर पूरा पीएपी पूछा जाता है तो कम से कम आपको जो 13 ये है विथ एग्रीकल्चर, इनको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझाना रहेगा। अब यह देखो बेटा कि थ्रू द सर्च प्रोग्राम्स फार्मर ओरिएंटेड प्लान्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट द लॉस फेस्ड बाय द फार्मर्स ड्यू टू द वाइल्ड एनिमल्स damaging the crop by providing them economic help to build the fencing to protect them crop productions of the grass for the cattle at the time of crisis or the drought and to help the construct the cattle shelter। ग्रामोदय टू भारतोदय बेटा टाइटल से ही हमको समझ में आता है कि अगर गांव का विकास होगा बेटा तो भारत का भी विकास होगा, विलेज डेवलप होंगे तो इंडिया डेवलप होगा। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है बेटा तो हमेशा जो उसका बेसिक यूनिट होता है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है, वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कभी भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे तक आता है, नहीं, हमेशा डेवलपमेंट नीचे के छोर से ही स्टार्ट होता है बेटा और फिर ऊपर तक जाता है। जब भी हम गलत तरीके की प्लान पॉलिसीज के साथ चलते हैं और कभी कभी ऐसा देखते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज है, लग्जूरियस इंडस्ट्रीज है या कुछ इस तरीके की इंडस्ट्रीज है जिनको हम ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो बाकी के पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएंगे या बदल जाएंगे या उनका निकाल हो जाएगा, ये गलत है। हमको इनको हटाना है बेटा, तो इन चैलेंजेस को अगर दूर करना है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना है, तो हमको हमारे विलेजेस हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट जो शुरुआत की बेटा, वो एक तो उनके जो फार्म्स है उसमें फेंसिंग करना, यानी कि अपने वो वाड़ा बांध देते हैं ना खेतों के आसपास, ताकि क्या है कि जो कैटल्स है बेटा, जो एनिमल्स है, चाहे फिर वो वाइल्ड हो या डोमेस्टिकल हो, वो उनके खेतों में जाके पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। कई बार ऐसा होता है बेटा कि जानवरों से खेतों में बहुत नुकसान होता है, वो फसल को तहस नहस कर देते हैं। कई बार रात के समय कुछ क्योंकि गांव के आसपास का एरिया ऐसा होता है कि लगभग छोटे मोटे जंगल भी आ जाते हैं, तो रात के समय जंगली जानवर भी आके खेतों को नुकसान पहुंचा जाते हैं, तो फेंसिंग बनाने का काम। फिर क्राइसिस के टाइम पे ड्रॉट की कंडीशन में कैटल्स के लिए बेटा एक तरीके से देखे जाए तो फॉडर और ग्रास अवेलेबल करवाना। गवर्नमेंट ग्रास लैंड पास्चरिंग लैंड तो देती है बेटा, लेकिन पास्चरिंग लैंड में भी ग्रास यानी घास कब रहेगी बेटा, जब अच्छी बारिश हुई रहेगी। लेकिन अगर घास के मैदान में घास ही खत्म हो जाएगा तो एनिमल्स खाएंगे क्या। तो ऐसी जब क्राइसिस या ड्रॉट की सिचुएशन होती है बेटा, तो गवर्नमेंट उनके लिए फॉडर की व्यवस्था करती है, उनके लिए शेल्टर्स बनवाती है, बराबर। फिर देखो कि प्रोडक्शन ऑफ द ग्रास फॉर कैटल एट द टाइम ऑफ क्राइसिस और ड्रॉट एंड टू हेल्प द कंस्ट्रक्ट द कैटल शेल्टर फॉर रेन फॉरकास्टिंग एंड डिस्कवरिंग द मिनरल रिच रीजन थ्रू द अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट और ड्रोन टेक्निक। अब इसके बाद थोड़ा सा हम टेक्निकल पॉइंट पे जाते हैं बेटा। जो फार्मर्स है बेटा उनके लिए रेन फॉरकास्टिंग, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा बारिश का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो समय समय पे बेटा उनको समझाता रहता है, बताता रहता है, और जो पर्टिकुलर जो सीज़न की कंडीशन होती है उसके बारे में भी वो अपनी रिसर्च करके उनको बताते हैं। क्योंकि अब तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट सिग्नल्स है जो हमको बहुत ही एकदम सटीक जानकारियाँ देते हैं। ऐसे तो हमारे फार्मर्स इतने अनुभवी हो जाते हैं बेटा कि वो जो सीजन्स है उसकी एक तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट उसकी डे बाय डे जिस तरीके से वो चेंज हो रहा होता है उसी से अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी आज के समय में हमारे पास वेदर डिपार्टमेंट के पास काफ़ी अच्छे सैटेलाइट सिग्नल्स है बेटा, जो उनको हैवी रेन होने वाला है, नॉर्मल रेन है, रेन कितने दिन के बाद आएगा लगभग, बराबर, ये चीज़ें, ये कंडीशंस जो है क्लियर करता रहता है। जैसे कि पता है कि बारिश अब 15 दिन बाद आने वाली है, तो फार्मर जो है बेटा शीड को शो अप करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे नॉर्मली तो हमको पता ही है कि हमारे देश में लगभग मई जून के आसपास बेटा, जैसे नीचे केरला कर्नाटका में मई में स्टार्ट हो जाती है
ये रेनी सीजन, और धीरे धीरे गुजरात तक पहुंचने में उसको 20 डेज से लेके 1 मंथ तक का टाइम कई बार लग जाता है। वैसे तो वो 15 दिन में पहुंच जाती है। तो अगर वहां से बारिश स्टार्ट होती है बेटा, तो अंदाजन हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के भी किसान, सेंटर पार्ट के किसान समझ ही जाते हैं कि अब बारिश धीरे धीरे 20 से 21 दिन में, महीने भर में यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट बेटा एक तरीके से देखा जाए तो फॉरकास्टिंग करता है, यानी कि जो कंडीशन है बेटा क्लाइमेट की, वो उनको बताता है, ताकि वो अपने खेत के हिसाब से, बारिश के हिसाब से बेटा शीड को शो अप कर सकें, उसका प्लगिंग कर सकें। फिर डिस्कवरी ऑफ द मिनरल रिच रीजन थ्रू द अल्ट्रा सैटेलाइट और द ड्रोन टेक्निक। बहुत सारे ऐसे मिनरल रिच रीजन है बेटा, बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहाँ तक अभी तक जा ही नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे पास जो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, कुछ इस तरीके के अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन्स आ गए जिनसे हम उन रीजन्स को ढूंढ पाते हैं, ताकि वहां पे भी हम एक तरीके से, ये बाद में यही माइंस बच जाती है बेटा, और इन माइंस में हजारों लोगों को काम मिलता है। फिर देखो, provision is made to maintain the record of the land survey. They get help in form of the availability of the finance at the low rate of interest for mechanization of farming. एक तरीके से देखा जाए तो बेटा लैंड सर्वे करके हमेशा कैलकुलेशन करता रहना कि कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कितनी जमीन पे फार्मिंग हो रहा है। आप देखते होंगे वो गांव में हर 5 साल में वो तहसीलदार या जो भी है उनके डिपार्टमेंट के पर्सन आते हैं और वो सर्वे करते रहते हैं कि भाई ऐसा कौन है जिसमें जिसके फार्म में पिछले 5 साल से खेती ही नहीं हुई है, गांव में वो लोग रहते ही नहीं है, सिर्फ जमीन पड़ी हुई है। और यहाँ पे जब उस तरीके का जब डिपार्टमेंट सर्वे कर रहा होता है उस समय वो पहचान के लिए भी नहीं होते हैं, तो वो उस तरीके की जमीनों को बेटा अपने हस्तक ले लेती है, कंट्रोल में कर लेती है। और फिर ऐसी फार्म्स को वो जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं बेटा उनको दे देते हैं। तो लैंड टेनेंसी एक्ट और लैंड सेलिंग एक्ट के थ्रू ये भी होता है। फिर एग्जांपल देखो, टू प्रोड्यूस द ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रैक्टर हेल्प इन द फॉर्म ऑफ द सब्सिडीज, हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक। अब फार्मर्स को हर तरीके की बेटा हेल्प अवेलेबल करवाना है, जैसे कि मोनो ट्रैक्टर्स है, मिनी ट्रैक्टर्स है बेटा। अब तो पहले की तरह बड़े ट्रैक्टर्स नहीं, अब तो छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं जो उन जिनका फंक्शनिंग भी बहुत ईजी है, एकदम वजन में हल्के होते हैं, दाम में भी सस्ते होते हैं ना। फिर उनको सब्सिडीज देना बेटा, उनको लोन प्रोवाइड करना, वाटर टैंक की फैसिलिटी देना, इम्प्रूविंग और द क्वालिटी ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन फार्मिंग को बढ़ावा देना और उस तरीके के क्रॉप्स की क्वालिटी को बेटर बना, कंप्यूटराइजिंग इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस द सोसाइटी, सेटअप द न्यू टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है बेटा, नई टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाना है। ये टेस्टिंग लेबोरेटरी में क्या होता है बेटा कि जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका समय समय पे टेस्टिंग होता रहता है कि वो कितनी फर्टाइल है, कितनी फर्टाइल नहीं है, उसमें क्या करने की जरूरत है, किस तरीके के फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत है, ये सारी चीजें समझाई जाती है। अब देखो, फिर ही लिखा है कंप्यूटराइजिंग इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस द सोसाइटी, सेटअप अ न्यू टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, कॉटन, पल्सेस, स्पाइसेस, मैनेजमेंट टू सी दैट द फार्मर्स गेट अ सुटेबल प्राइस। मार्केट में, मंडी में बेटा फार्मर्स को वो जो सेल कर रहा है अपना क्रॉप, उसकी प्राइजेस को बिल्कुल सुटेबल मिले, इसलिए गवर्नमेंट जो है मिनिमम प्राइजेस डिसाइड कर देती है। Making the ponds deep by removing the soil from them, increasing the drop size, construction of the farm pond। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा फार्म पॉन्ड्स बनाना बेटा, ताकि क्या है कि पानी की किल्लत ना हो। और अगर जैसे फार्म का स्लॉप एरिया है ना, ढलान वाला एरिया है, तो वहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना, ताकि बारिश का पानी क्या है कि उन ढलान वाले पर्टिकुलर स्लॉपी जो फॉर्म्स है बेटा उससे क्या हो सके, एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो उस स्लॉपी रीजन में से जितना भी पानी आ रहा है बेटा वो कवर अप हो पाए और वहां पे जमा हो जाए, और उसका उन पानी का बाद में खेत में यूज भी किया जा सके। फिर इसके साथ साथ है बेटा फार्म पॉन्ड्स के अंदर से रिमूविंग द सॉइल। जैसे समय समय पे बेटा क्या होता है, एक तो मुझे सुबह सुबह इतनी सर्दी हो जाती है, तुम लोग भी सोचते होगे कि मैम मैम की सर्दी कभी ठीक नहीं होती, क्या करूं बेटा, बड़ी दिक्कत वाला है ना। चलो अच्छा, चला लिया करो, इसी में क्या करूं, क्लास में चला लेते हो, यहाँ भी चला लो। अब यहाँ पे बेटा समझने वाली बात है कि जैसे समय समय में बेटा जो खेत होते हैं, सॉरी तालावड़ी होती है बेटा, तालाब होते हैं, लेक्स होते हैं, उसमें बेटा उसका जो पर्टिकुलर उसकी जो डेप्थ होती है बेटा, उसकी गहराई होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जमीन
के ऊपर जो है मिट्टी जमा होती रहती है। तो समय समय पे बेटा उन सॉइल को रिमूव करना और उसकी डेप्थ को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द ड्रॉप एंड साइज, उसके अंदर पानी ज़्यादा जमा हो सके उस तरीके का एक तरीके से खड़ा करना उसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म पॉन्ड, क्लीनिंग द कैनाल्स एंड रिजर्वियर्स एंड वाटर स्टोरेज, इंक्रीजिंग their लेंथ, रीसेटलमेंट ऑफ द वाटर टैंक एंड रिपेयरिंग द चेक डैम्स, इंक्रीजिंग द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। सारी की सारी बेटा, क्योंकि हमको पता है कि फार्म्स के लिए बेटा वाटर की अवेलेबिलिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर वाटर अवेलेबिलिटी बेटर है बेटा तो फार्मर्स अपना हर तरीके का इफोर्ट लगा सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है बेटा, वाटर टैंक से लेके खेत तलावड़ी से लेके चेक डैम, पॉन्ड डैम, बोरीबंद डैम, कैनाल सिस्टम, हर उस चीज को बेटा गांव के उन छोर तक ले जाने तक, ताकि उनको पानी की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, उनको वाटर की स्कैरिटी क्रिएट ना हो, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े, वो जब चाहे तब उनको पानी मिल सके, so that farmer may get the employment during the time apart from farming. At the same time, permanent property is set up in the rural areas. Thus, central as well as the state government have tried to save the farmers from the debt by helping them through this scheme. और ये जो सारी चीजें हैं बेटा, इनको कंस्ट्रक्ट करते समय, इनको बनाते समय बेटा, इन्हीं फार्मर्स को बेटा एक तरीके से रोजगारी भी दी जाती है, क्योंकि हमने आगे भी देखा जैसे पॉवर्टी एरिडिक्शन जो स्टेप थे उसमें मैंने आपको समझाया बेटा, क्योंकि आपको ये सब थियरी मिलती जुलती अब लगेगी, क्योंकि वो स्टेप यानी कि यही है, पीएपी ही है। और अभी आप अनएम्प्लॉयमेंट में जब हम रिमूवल के स्टेप देखेंगे ना बेटा, वो भी सेम एज यही है। वो एक ही बात है जो दोनों चीज में भूली जाती है बेटा। पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाने के लिए बेटा जो इफोर्ट्स, कोशिश लगाई जाती है, इसका मतलब ये होगा कि रोजगार खड़ा करना, उनको काम देना, तब उनकी इनकम आएगी और पॉवर्टी रिड्यूस होगी। और पॉवर्टी को कम करने के लिए जो इफोर्ट लगाते हैं उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के भी स्टेप वही हो गए। तो ये सब घूम फिर के बेटा एक ही बात हो जाती है। तो आप जब भी पीएपी समझ लोगे या आपने पॉवर्टी एरिडिक्शन जो मैंने आपको समझाया है उसको आपने समझ लिया है, मतलब ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए हैं बराबर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही तरीके की बात है, ये एक ही तरीके के स्टेप है, बस थोड़ा सा अलग अलग तरीके के स्टेज पे बोला जाता है। अब ये सब काम करते समय भी बेटा एक तरीके से देखा जाए तो फार्मर्स को इनके साथ जोड़ा जाता है। जैसे आगे अभी हम मनरेगा योजना देखेंगे बेटा, तो मनरेगा में ऐसा ही होता है कि ये जितने भी काम है ना, तलावड़ी के काम है, चेक डैम है, बोरीबंद डैम है, रोड को कंस्ट्रक्ट करने का काम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना की बात होती है, तब यहाँ पे इन्हीं फार्मर्स को या इन्हीं लेबर्स को काम पे लगाया जाता है। जो उनके पास 5 to 6 मंथ काम नहीं होता है तो उनको इसके थ्रू रोजगार मिल जाता है। और फार्मर्स के लिए बेटा ज़्यादातर हो सके तो उनके ही गांव में परमानेंट प्रॉपर्टीज का सेटअप करना। जैसे आगे के पॉइंट पे हमने देखा कि सर्वे होता है और सर्वे में देखा जाता है कि कितनी खाली जमीन पड़ी है, तो उन खाली जमीन को जो है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है और लैंडलेस फार्मर्स को दे देती है। तो ये था बेटा ग्रामोदय से भारत उदय, यानी कि अगर गांव का विकास होगा बेटा तो देश का विकास होगा। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। तो ग्रामोदय से भारत उदय कभी कभी बेटा मोस्ट टाइम पे शॉर्ट नोट के रूप में आ जाती है, इसमें से बहुत सारी चीजें निकल, आप ये समझ गए यानी विलेज वाला पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।